साथियों नमस्कार। आज पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष यूनिट सेकंड के 10 क्वेश्चन लेकर के। सेल बायोलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्भव के बारे में लिखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उद्भव की क्रियाविधि के संबंध में पूर्णतया ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली केंद्रीय झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली से समानता के कारण ऐसा प्रकल्पित किया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रीय झिल्ली के बहिर्वलन से विकसित होती है। इस संकल्पना को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि केंद्रीय की झिल्ली कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से विकसित होती है। यह निश्चित है कि सर्वप्रथम कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विकसित होती है, जो बाद में उन पर से राइबोसोम्स के हट जाने के कारण एकणिका में झिल्लियां संश्लेषित करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का से अभिप्राय और प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है। भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है, किंतु ये राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर लगे हुए होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जब छल प्रक्रिया कर दिया जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इनको माइक्रोसोम्स कहते हैं और इन माइक्रोसोम्स प्रभाजों का आपस में घनिष्ठ संपर्क है। माइक्रोसोम्स प्रभाजों में वही तीन मुख्य घटक पाए जाते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वैक्यूलर प्रणाली इसके अभिगमन में सहायता करती है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स पे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो इसके ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन्स के नाम है ट्रोपोकोलिजन, सीरम प्रोटीन्स, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के संश्लेषण का संचालन जो है रेटिकुलम करती है। ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे उस स्थिति को पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे, जो मैसेंजर आरएनए की सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण की गति को तीव्र करते हैं। यह भी पाया गया है कि कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से राइबोसोम इतने सक्रिय नहीं होते हैं जितने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संबंध होकर के सक्रिय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जीईआरएल तंत्र क्या है। या जी फॉर गोल्जी, ईआर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फॉर लाइसोसोम। गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जीईआरएल रीजन कहलाता है। ये कोशिकाओं में पाया जाता है जो गोल्जी का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम द्वारा मुख्यतः एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया को करने के लिए सम्मिलित है। एंडोसाइटोसिस बाहर से कोशिका के द्वारा पदार्थों को ग्रहण किया जाना, एक्सोसाइटोसिस कोशिका के द्वारा पदार्थों को बाहर की ओर निकाला जाना। तो इस कार्य के लिए जीईआरएल क्षेत्र जो होता है वो विशेष रूप से सम्मिलित होता है और इसके द्वारा बाह्य पदार्थों का एंडोसाइटोसिस, आंतरिक पदार्थों का एक्सोसाइटोसिस और पदार्थों का पुनः चक्रण या अवशेष को बाहर निकालना सम्मिलित होता है। गोल्जी काय की उपस्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो गोल्जी काय जो होती है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये दो प्रकार की स्थितियों में मिलती है। पहली स्थानित गोल्जी कॉम्प्लेक्स और दूसरी विस्तृत गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो स्थानित गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लोकलाइज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे, ये वर्टिब्रेट्स की कोशिकाओं में पाया जाता है। इस गोल्जी काय की कोशिका में एक डेफिनेट साइट होती है, निश्चित स्थिति होती है। ये बहुधा सिक्रेटरी सेंटर होते हैं और केंद्रक के बीच और सेंट्रल के ऊपर स्थित होते हैं। डिफ्यूज गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये पादप कोशिकाओं और इनवर्टिब्रेट्स प्रणाली की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली गोल्जिकाओं के स्टैक्स को डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोम्पली कॉम्प्लेक्स के कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स में छितरे हुए रहते हैं, इन्हें अलग अलग पहचानना संभव नहीं होता है। वैसे तंत्रिका की कोशिकाएं और यकृत की कोशिकाएं जो कि जंतुओं में पाई जाती है उनमें गोल्जिका अधिक विकसित होती है। और वैसे भी ऐसा मान है कि जो कोशिकाएं श्रवण की प्रक्रिया में संलग्न रहती है उसमें गोल्जिका अधिक विकसित प्रकार की होती है। गोल्जिका प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन का कार्य करती है
ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं। गोल्जी उपरोक्त संबंध में फिर क्वेश्चन है कि आकार और आकृति के बारे में लिखिए। तो गोल्जिका का आकार, रूप और आकृति में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं की आकृति समय समय पर बदलती रहती है। कोशिका में इसकी जो आकृति है शरीर की फिजियोलॉजिकल स्टेट पर निर्भर करती है। गोल्जी कोशिका में नई कोशिकाओं तथा स्रावी कोशिकाओं में सुविकसित होती है। जैसे जैसे कोशिका वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है, यह भी धीरे धीरे ह्रासित होकर अंत में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। तो जो स्त्रवण करने वाली कोशिका उनमें गोल्जी कोशिकाएं अधिक विकसित प्रकार की होती है। यह स्टैक्स के रूप में पाई जाती है, 5 से 7 फिर से निकलने वाली वेसिकल्स होती है। इसका एक फोर्स जिधर ये बनती है वो सिस फेज कहलाती है, और जिधर मैच्योर फेज वेसिकल को रिलीज करती है उसका ट्रांसफेज कहा जाता है। लाइसोसोम की उपस्थिति और संरचना के बारे में लिखिए। तो लाइसोसोम समस्त प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम पाचन से संबंधित है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यकृत, अग्नाशय, स्प्लीन, आंत्र और वृक्कों में इसकी बहुलता होती है। मेरिस्टेम में कोशिकाओं में मिलते हैं। जीवाणु में लाइसोसोम का अभाव होता है। लाइसोसोम गोल और वृत्ताकार काय होती है। इसके अंदर 0.4 से लेकर 0.81 माइक्रोन का इसका आकार होता है। ये एकल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बंधी होती है। इसके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा होता है। उत्तर मैट्रिक्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो टिश्यू को गोल देते हैं, इसलिए हिस्टोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। मैट्रिक्स बाहर की ओर सघन होकर के और अंदर की ओर कम सघन केंद्रीय पदार्थ में भिन्नित होता है। केंद्रीय भाग में कणितिक पदार्थ भी पाया जाता है। शुक्राणु का एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम का एग्जाम्पल है। लाइसोसोमी पाचन को समझाइए, 7वां क्वेश्चन ये है। तो कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण किया जाए, जहाँ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है उसमें जब भोजन को कोशिका के अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है तो वह लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम ठोस भोज्य पदार्थ की वैक्यूल जिसे फैगोसोम कहते हैं उसके साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है, फैगो लाइसोसोम का निर्माण करता है, और उस फैगो लाइसोसोम में भोज्य पदार्थ जो बाहर आए उनका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के साथ ही कोशिका में साइक्लोसिस के साथ ये फूड वैक्यूल परिग्रहण करती रहती है, और उसमें इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा भोजन के पच जाने के कारण पचाया भोजन विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये फेगोसोम लिखा है, इनका फूड वैक्यूल को फेगोसोम कहा जाता है। फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है तो क्या हुआ, फेगोलाइसोसोम हो जाता है। इस क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहेंगे या एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लाइसोसोम के साथ समेकित हो जाता है। इसमें पाई जाने वाली अंतर्वस्तु है का डाइजेशन हो जाता है, और उसके पश्चात पदार्थों का साइटोप्लाज्म में विस्तरण हो जाता है अपचित पदार्थों का, और अपचित पदार्थ इसमें है जैसे के जैसे रह जाते हैं जो रेजिडुअल बॉडी का निर्माण करते हैं। जल से अपघटित हो गए उत्पाद लाइसोसोम के बाहर विस्तृत हो जाते हैं, यानी फेगोलाइसोसोम के बाहर विस्तृत हो जाते हैं। लाइसोसोम में शेष बचा हुआ पदार्थ को रेजिडुअल काय कहते हैं। अब इस विपरीत फेगोसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस होगा। पहले फेगोसाइटोसिस तो एंडोसाइटोसिस का भाग है, और उसके पश्चात जो रेजिडुअल बॉडी होगी उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैराऑक्सीसोम्स किसे कहते हैं? पैराऑक्सीसोम्स एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। ये फोटो रेस्पिरेशन करने वाले पौधों में पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड में निकालते हैं। जंतुओं में पैराऑक्सीसोम्स यकृत और वृक्क कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म कणिकाओं वाला मैट्रिक्स होता है। इसके केंद्र में अपारदर्शी स्मांक क्लोड पाया जाता है। इसमें डाई अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज, कैटेलेज, पेरोक्सीडेज, ग्लाइकोलिक अम्ल ऑक्सीडेज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरेट ऑक्सीडेज इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश श्वसन की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट में उत्पन्न हुआ ग्लाइकोलिक अम्ल के फालतू अणु बाहर निकलकर पैराऑक्सीसोम में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर इस ग्लाइकोलिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये पैराऑक्सीसोम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लेवे। पैराऑक्सीसोम के कार्य क्या है? तो पैराऑक्सीसोम में पाए जाने वाले यूरिक अम्ल ऑक्सीडेज, तो डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बनाते हैं। ये अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। पैराऑक्सीसोम से पाए जाने वाले एक अन्य एंजाइम कैटेलेज होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का अपघटन कर देता है और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
दूसरा, पराक्सीसोम का संबंध प्रकाश अवशोषण की क्रिया से है। जितने भी C3 पादप है उसमें तीव्र प्रकाश, अधिक ऑक्सीजन की मात्रा, कम कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सीसोम्स भाग लेते हैं। हरित लवक ग्लाइकोलिक अम्ल पेरोक्सीसोम्स के लिए सबस्ट्रेट का कार्य करता है और इसके ऑक्सीजन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाती है। प्राणी कोशिकाओं में वसा उपापचयन का कार्य भी पेरोक्सीसोम्स में किया जाता है। तो पेरोक्सीडेज में पेरोक्सीसोम्स के जो मुख्य कार्य हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन है। दूसरा, C3 जो पादप है उनमें निकलने वाला ग्लाइकोलिक अम्ल है उसका ऑक्सीकरण करना। और तीसरा कार्य है प्राणी कोशिकाओं में वसा उपचयन में सहायक करना। लास्ट क्वेश्चन 10वां, पेरोक्सीसोम और लाइसोसोम में क्या अंतर है? तो पहला, पेरोक्सीसोम प्राणी कोशिकाओं और उच्च पादपों की पत्तियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सभी प्राणी कोशिकाओं में मिलते हैं लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। पेरोक्सीसोम के अंदर पेरोक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में ऊतक विलय करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्सीसोम्स जो है हरे पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और लाइसोसोम में अम्लीय माध्यम में कार्बनिक अणु के जो बहुलक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स है वह जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। पेरोक्सीसोम से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और लाइसोसोम के द्वारा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। तो आज का हमारा वीडियो के 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।